बिहार के भोजपुर में गरजे मोदी, भोजपुरी अंदाज में किया जनता का अभिनंदन। कट्टा की राजनीति को लेकर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को बताया देश के विकास का इंजन। पीएम मोदी के रोड शो से नीतीश कुमार हुए गायब। मुख्यमंत्री के गायब होने पर केंद्रीय मंत्री ने किया बचाव। चिराग पासवान ने कहा हर कोई अपने अपने काम में है व्यस्त। राज्यसभा सांसद संजय यादव का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल। संजय यादव ने कहा गृह मंत्री की उपस्थिति में बिहार में हो रही है हत्या। कृषि मंत्री ने किया चान्हो प्रखंड अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण। सीओ और बीडीओ से लेकर ज्यादातर कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित। मंत्री ने उपायुक्त को शो कॉज करने का दिया निर्देश। धनबाद सांसद ने कहा हर घर स्वदेशी के संकल्प को करें साकार। और बेरमो में हुआ आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का भव्य आयोजन। ढुल्लू महतो ने कहा देश आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं भोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भोजपुर जिले के मझौवा हवाई अड्डा मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जबरदस्त चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी में जनता का अभिनंदन करते हुए कहा हमर भोजपुर के सभे जनता के प्रणाम। और पूरा मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मोदी ने बिहार को देश के विकास का इंजन बताया। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के हित और गरीबों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने की दिशा में ठोस पहल होगी, जिससे बिहार के युवाओं को राज्य से बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का मुख्यमंत्री बने, लेकिन आरजेडी ने तो कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा रखकर जबरदस्ती सीएम पद की घोषणा कर दी। जय मां काली, बखोरापुर वाली, हम मां आरण्य देवी के चरणों में प्रणाम करतानी। वीर बांकुरा बाबू वीर कुंवर सिंह जी के ई धरती पर रउआ सभन के अभिनंदन करतानी। साथियों, भोजपुर के आप सभी लोगों ने तो आज कमाल ही कर दिया है। जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है उमंग और उत्साह से भरे हुए लोग ही नजर आ रहे हैं। ड्रामा हमारी आस्था को अपमानित करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, छठ महापर्व का अपमान आपको मंजूर है क्या? छठ महापर्व का अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? कठोर से कठोर सजा देंगे क्या? ऐसी सजा दीजिए कि हिंदुस्तान में फिर कभी कोई छठ महापर्व का अपमान न कर पाएगा। साथियों, बिहार की रफ्तार अब हमें रुकने नहीं देनी है। इस बार भोजपुर की हर सीट, हर बूथ पर एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। इस बार छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन अपने घर आए हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि अगर आपका मतदान सूची में नाम है तो आप मतदान करने के बाद ही वापस लौटे। बिहार में कल प्रधानमंत्री का रोड शो था।
लेकिन इस रोड शो में पीएम के साथ नीतीश कुमार नहीं थे। अब विपक्ष का कहना है कि बीजेपी नीतीश कुमार को अपना सीएम फेस नहीं मानती है, इसलिए पीएम की रैली में नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया था। चिराग पासवान ने विपक्ष के बयान पर जवाब दिया कि सभी लोग अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार करने का बहुत कम समय मिला है, इसलिए हर कोई अलग क्षेत्र में जाकर प्रचार कर रहा है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं जब समय इतना कम है, हम सब लोग अपने एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों को बांटकर हम लोग प्रचार करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को आप देख रहे हैं बाय रोड भी वो जा रहे हैं, हर संभव तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस बार हम लोगों को इस बात को मानना होगा कि प्रचार के लिए समय हम लोग को बहुत कम मिला है। जहां एक तरफ बीच में त्योहार आ गए, दिवाली, छठ की अगर हम बात करें तो नहाय खाए से लेके जो उगते सूरज को अर्घ देने तक का दिन था, लगभग वो 4 दिन ना के बराबर प्रचार हुआ। उसके बाद प्रकृति ने जिस तरीके से इतनी भारी वर्षा और जिस तरीके से मौसम खराब हुआ, 2 दिन उसकी वजह से प्रचार स्थगित हुआ। जिस तरीके से हम लोग कर सकते थे बाय रोड ही हम लोगों ने किया, बट हम लोगों ने तो कम से कम बाय रोड किया भी। मुख्यमंत्री जी देखिए 250-300 किलोमीटर बाय रोड गए, 2 दिन हम बाय रोड गए। महागठबंधन का कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने बाय रोड भी जाकर प्रचार करना संभव समझा हो? तो ऐसे में एनडीए ने जिम्मेदारियों को बांटकर हर मंच पे अगर पांचों दल एक ही साथ एक ही जगह पे रहेंगे तो उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है लीडरशिप क्वालिटीज़ का, जो कि अलग अलग दलों के नेताओं के पास है, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है। ये पहले ही डे 1 हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि पहली सभा में पांचों दल हम लोग एक साथ होंगे और जब प्रचार समाप्ति पर होगा 8-9 तारीख के आसपास फिर एक और मंच पर हम सब लोग एक साथ होंगे और इस दौरान हम लोग अलग अलग जिम्मेदारियां निभाएंगे। इधर राजद के सांसद ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी संजय यादव ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देख लीजिए, देश का गृह मंत्री पटना में होते हुए भाई बिहार में हत्या हो रही है, यह कहाँ का सुशासन है। उन्होंने कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है, देख लीजिए, लगातार हत्याएं हो रही हैं। मौसम की खराबी की वजह से आप सब लोग जान रहे हैं हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं कर पाया था, 2-3 जगह गए, फिर वो बाय रोड भी गए, कल रात में भी 1 बजे लौटे हैं, राघोपुर में भी उनका रोड शो था। तो ये सब तेजस्वी जी मुद्दों की राजनीति कर। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से नीतीश कुमार के गायब होने पर तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार के शामिल नहीं किए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें कोई चौंकाने वाली बात थोड़ी है। यह स्पष्ट है कि भाजपा के लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री कट्टा के नोक पर घोषित करवाए हैं। इस बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है। आप सब लोग जान रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टे के नोक पर सीएम अपने आप को घोषित करवाया। भाई, जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी। फैक्ट्री की बात करें, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर बीजेपी का बयान आया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी मछली नहीं वोट पकड़ने गए, लेकिन बिहार के लोग कांग्रेस को एक भी वोट नहीं देंगे। अब इसी बयान पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मल्लाह समाज के दर्द और संघर्ष को समझने की कोशिश की और यही बात एनडीए के नेताओं को पेट में दर्द कर रहा है। आप
बताइए ना, ये बोल के एक मछुआरा समुदाय का कष्ट देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के कि मछुआरा समुदाय किस तरीके से मेहनत करते, किस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते, ये देखने के आदरणीय राहुल गांधी जी गए। इससे अगर मोदी जी को या उनके एनडीए को अगर पेट में दर्द हो रहा तो ये तो निषाद समाज का अपमान है। निषाद समाज का संघर्ष अगर कोई जानना चाहता है, उनके बीच में जाके अगर जाल खींचना चाह रहा है, वहाँ पे मछली कैसे मारा जाता है वो देखना चाहता है, और उसको देख के अगर कोई कटाक्ष कर रहा है तो ये तो निषाद समाज का, पूरे बिहार का निषाद समाज का अपमान है। आज पूरे निषाद समाज जो है यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम देश के निषाद फिशरमैन जो है वो गर्व कर रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता जो भविष्य का अगला प्रधानमंत्री होंगे वो हमारे निषाद से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये आज गर्व अपने आप में महसूस कर रहा है। और उस समाज के लिए इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से सोच रखना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा आगे बढ़े। वो नहीं, जो उसको पेट में दर्द होता है कि मुकेश सहनी जैसे नेता कैसे डिप्टी सीएम बने, तो उसको दर्द होने दीजिए, स्वाभाविक है। वो लोगों ने हजारों साल अपने हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था, वो उसका सोच है। लेकिन ये जंजीर को तोड़ना है, गुलामी की जंजीर को तोड़कर हम लोग आने वाले समय में सर उठा के जीना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दिनों चाईबासा में हुई अमानवीय घटना को लेकर भाजपा ने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। थैलीसीमिया से पीड़ित 7 मासूम बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने की अमानवीय घटना के विरोध में रांची सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के समक्ष भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर जिला के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में रांची विधायक सीपी सिंह सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। बता दें कि यह धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा सदर अस्पताल में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने की अमानवीय घटना के विरोध में था। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि भाजपा की मांग है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए तथा पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को न्याय एवं उचित मुआवजा मिले, साथ ही दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर अभिषेक आरडी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन को चाईबासा सदर अस्पताल में नजरअंदाज किया गया है। सारे के सारे धन राही मिले। दुर्भाग्य है इस राज्य का, ऐसी सरकार महागठबंधन की सरकार बनी है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद। आगे विधानसभा में भी सब मामले नहीं, ये तो मामला आएगा नहीं, विधानसभा में तो बिल्कुल आएगा। हमने कहा ना कि महानगर के द्वारा आज सदर अस्पताल है ताकि राज्य सरकार तक ये बातें जाए, राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को सुधारने का काम करे। वैसे तो हर विभाग में वही हाल है, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य विभाग का ताजा मामला है और स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, इसलिए ये धरना दिया। राजू जी, हम निकले। देखिए आज हम लोग सब जिस तरह राज्य में इस तरह के लापरवाही से जो बीमार बच्चे हैं उसे HIV का ब्लड चढ़ाने के विरोध में आज हम सभी यहाँ पे धरना देने के लिए पहुंचे। हमारा ये मांग है कि जिस तरह से सिविल सर्जन सरकार के इशारे पे काम कर रही है, पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रही है, उसके विरोध में आज सब यहाँ धरना प्रदर्शन कर। सरकार जिस तरह से ये केंद्र ने नोटिस देके चाईबासा के ड्रग कंट्रोलर को चिट्ठी भेजने का काम किया कि चाईबासा में जो ब्लड बैंक है उसमें कई खामियां हैं, उसे नजरअंदाज करते हुए देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई, इसका जिम्मेवार कौन है, इसके लिए धरना में बैठे हैं। जो आउटसोर्सिंग करके सिर्फ पैसों का बंदर बाट हो रहा है, मंत्री जो कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अटल क्लिनिक जो पूरे राज्य में इतना सुंदर ढंग से व्यवस्था चल रहा था और उसे मदर टेरेसा का नाम देके तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कर रही है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में। तो लगातार यह सरकार सिर्फ काम करने की हैसियत नियत से नहीं, यह सिर्फ भ्रष्टाचार के नियत से और तुष्टीकरण की राजनीति करके ये जो राज्य में इस तरह का माहौल बनाने का सरकार मंशा कर रही है, इसके विरोध में आज हम सभी यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। और आप सिंपल सा चीज समझिए, आपके पास आज के दिन में अगर 10 साल पुराना मोबाइल है तो आज उसको यूज कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा ना। सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है हर एक जगह पे। अगर 5 साल पहले लेटर लिखा गया था केंद्र सरकार का, आप देख सकते हैं इसमें 13 जनवरी 2021,
तो 5 साल में अगर सरकार ने अपना सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ये कैसे बोल सकते हैं? आपसे बात हो रही है सिस्टम अपग्रेड करने की। अगर आपके पास में मशीन पुरानी रहेगी, अगर आपके पास में चीजें नई नहीं होंगी, आप अगर आज के दिन में जो कैमरा है 10 साल पुराने कैमरा से अगर ये चीज करोगे तो क्या होगा? सिस्टम को रेगुलर अपडेट करना होता है। राज्य सरकार ने सिस्टम को रेगुलर अपडेट नहीं कर रही है और ये तो 5-7 घटना है। अगर स्वास्थ्य विभाग इस चीजों की अगर श्वेत पत्र जारी करे, हजारों घटना निकलेगी ऐसी। और सिर्फ यही फ्रंट नहीं है, आप स्वास्थ्य के हर एक फ्रंट पे फेल हो। आज के दिन में एनएमसी से लेटर आता है, आपके जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं उसमें नंबर ऑफ स्टाफ कम है, तो एनएमसी से लेटर आता है कि आपके मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस सीट रद्द किया जाता है। आपके रिम्स में 45 प्रोफेसर होने चाहिए, 5 प्रोफेसर हैं। ये जो आप ब्लड बैंक के इंचार्ज को आपने जिसको बर्खास्त किया है वो 4-4 पदों पे हैं, तो आप 3 और डॉक्टर नहीं रख सकते थे क्या? ये काम सिस्टम का है। सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया स्वास्थ्य विभाग का। इरफान अंसारी जी को जिम्मेदारी लेके अगर थोड़ी भी जिम्मेदारी समझते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। कल बैठक हुआ था आईएमए में भी, उसको लेकर क्या आप लोग निर्णय लिए? आईएमए के बैठक में चूंकि जितनी भी तरह की, चाहे नैट हो चाहे एलाइजा हो, एक विंडो पीरियड होता है, लेकिन सिस्टम अपडेट कीजिए तब ना। अगर आप नैट लाते हैं तो विंडो पीरियड घट जाता है। अगर आप बहुत पुराना सारा मशीन है, मशीन काम नहीं कर रहा है, एलाइजा किट काम नहीं कर रहा, तो प्रॉब्लम तो होगा ना। फिर कौन लाएगा नया मशीन? कौन चीजों को अपग्रेड करेगा? 10 साल पुराना मोबाइल पे काम कीजिएगा आप। खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात कर लेते हैं सांसद मनोज तिवारी के बयान की। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है और मैं 18 नवंबर को सीएम पद की शपथ लूंगा। इस बयान पर मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि आए दिन मेरे गाड़ी पर आरजेडी वाले अटैक कर रहे हैं, हमारे काफिला को रोककर नीतीश कुमार मुर्दाबाद और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। क्या इस तरह गुंडागर्दी करके आप चुनाव जीतेंगे और सीएम पद की शपथ लेंगे? भाई बात तो सही है, बहुत लट्ठम लट्ठ हुआ है। अगर लट्ठम लट्ठ नहीं होता तो ये पहले ही डिसाइड हो जाता, जैसे एनडीए का डिसाइड हुआ। एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जिसका नेतृत्व होता है वही सीएम होता है। तो जब ये लोग शुरू में ना तो इनका सीट शेयरिंग हुआ और ना तो ये लोग आपस में नेता डिसाइड किए, तो अब बाद में जिस तरह से डिसीजन हुआ उसमें तो यही कहा जाएगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस 60 सीट पे तो लड़ रही है, बाकी पे फाइट हो रही है फ्रेंडली, और 60 सीट पर लड़ने वाला न सीएम का दावेदार है न डिप्टी सीएम का दावेदार है, और 18 सीट पे लड़ने वाले डिप्टी सीएम के दावेदार हैं। तो एक मतलब, तो इसका मतलब हुआ कि मामला गड़बड़ है। अगर मामला इसका मतलब कि कांग्रेस को तेजस्वी जी स्वीकार नहीं है,
अगर स्वीकार्यता होती तो 60 सीट वाले को भी तो कुछ डिसाइड होता। इसलिए ये बात कही जा रही है कि ये मुहावरा है, कट्टा के बल पे का मतलब है कि जबरदस्ती। तो ये पूरे बिहार को पता है कि तेजस्वी बाबू और महागठबंधन में अच्छा नहीं है। दूसरी बात मैं आप सबके सामने एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव जी के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने परसों हमारे रोड शो पे हमला कर दिया, हमारी गाड़ी पे अपना झंडा लगाने लगे। हम गाड़ी तेज चला के निकले तो करीब 150 मीटर तक दौड़ाए हमको। मैं तेजस्वी बाबू से और महागठबंधन के नेताओं से बोलना चाहता हूं कि क्या अब आप स्टार प्रचारकों को पीट करके प्रचार करोगे अपना? क्या हमारी गाड़ी पे आपका झंडा लगेगा? आपके पास गाड़ी नहीं है क्या? आपकी सभा नहीं है जहां आप हमारे बीजेपी के नेताओं को गाली दे सको? वो गाली हमको यहीं देना है, आप गाली के अलावा तो कुछ देंगे नहीं। तो मेरी प्रार्थना है कि तेजस्वी बाबू, आप शहाबुद्दीन का जिंदाबाद लगा ही रहे हैं, आपके कार्यकर्ता आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं और हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसको तो कम से कम समझा लो। वरना आपका जंगल राज था, जंगल राज है, जंगल राज रहेगा, वही इमेज आ रही है और बिहार इसको देख रहा। नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में कल हमारे निषाद समाज का बीजेपी अपमान कर रही है। राहुल गांधी अगर मछली पकड़ के हमारे समाज का दर्द समझ रहे हैं तो हमारे समाज का अपमान है, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। नहीं, हम उनको क्या कह रहे हैं, वो मछली पकड़ें, वो सब कुछ कहें, बीजेपी ने इसका कोई भी इस पे कोई ऐसा बात नहीं कहा है जिससे वो। हम तो ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के मल्लाह समाज को, निषाद समाज को क्या किया है कांग्रेस सरकार ने? और बीजेपी मछुआरों के लिए कितने बड़े बड़े योजना लाई है। आज भी हमारे मैनिफेस्टो में मछुआरों के लिए जो पहले कर रहे थे उससे ज़्यादा करने की हमने गारंटी दी है। तो खाली आप दिखाने के लिए तालाब में कूदें, इससे तो उस समाज का लाभ नहीं होगा। उस समाज का लाभ होगा कि उनकी मछलियाँ कैसे बिके, उनका इनकम कैसे बढ़े। वो हमारी एनडीए करने जा रही है और हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ। इधर झारखंड के कृषि मंत्री ने आज चान्हो अंचल सह प्रखंड कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज चान्हो प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर में सीईओ और बीडीओ से लेकर ज्यादातर कर्मचारी अनुपस्थित मिले। मंत्री ने कार्यालय परिसर के एक एक कमरों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों की अनुपस्थिति की शिकायत भी की। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के उपायुक्त को इसकी सूचना देते हुए शो कॉज करने का निर्देश दिया। सीईओ और बीडीओ को भी कार्यालय से अनुपस्थित होने का कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया है। आज हम चान्हो अपने कुछ कार्यक्रम में पंडरी की ओर हम बढ़ रहे थे। इसी क्रम में यहाँ पे चान्हो ब्लॉक में औचक निरीक्षण किए और सभी अधिकारी, पदाधिकारी, जितने कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पे उपस्थित नहीं मिले। उपायुक्त, रांची उपायुक्त से बात हुई है, जो आज समय पे उपस्थित नहीं है, बायोमेट्रिक लेते हुए उनके ऊपर शोकॉज किया जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं एक व्यवस्था में काम करती हैं और अगर इनमें अनुशासन नहीं है उस व्यवस्था को पालन करने के लिए, तो वैसे अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है, खास करके मांडर जैसे विधानसभा में। बेरमो में आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी विषय को लेकर एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। बोकारो के बेरमो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी विषय पर एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन महिला कल्याण मंडप करगली गेट में किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान धनबाद लोकसभा के सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब समय आ गया है कि हर नागरिक स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर हर घर स्वदेशी के संकल्प को साकार करे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल एक योजना नहीं बल्कि देश की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। मौके पर उपस्थित नेताओं ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र में संगठन को और अधिक मजबूत करने तथा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के यशस्वी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लोन के माध्यम बनाकर लोगों को छोटे छोटे फैक्ट्री प्लांट, छोटे छोटे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सहयोग करने का एक प्रेरणा दिया है। उपस्थित भाइयों बहनों, मोदी पलामू पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पलामू पुलिस ने हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सतगावा गांव में हुए जसमुद्दीन अंसारी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने प्रेस वार्ता में ये बड़ा खुलासा किया। एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि जसमुद्दीन अंसारी की हत्या का मुख्य कारण गंभीर जमीनी विवाद था। मृतक का अपने पड़ोसी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी में पड़ोसी ने अपने एक दोस्त के माध्यम से जसमुद्दीन की हत्या के लिए 1,50,000 की सुपारी दी थी। एसपी के निर्देश पर हरिहरगंज थाना प्रभारी चंदन कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या को अंजाम देने वाले अपराधी अब्दुल रमजान को गिरफ्तार कर लिया। 27/10 को जो है हरिहरगंज थाना अंतर्गत हरिहरगंज ब्लॉक के बगल में एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था जिसका नाम था जसमुद्दीन अंसारी, जो खुद हरिहरगंज थाना अंतर्गत सतगावा का रहने वाला था। और इसी संदर्भ में जो है हरिहरगंज थाना कांड संज्ञा 129/25 रजिस्टर हुआ था अज्ञात अपराध कर्मी के विरुद्ध, और एसडीपीओ छतरपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था इस केस के अनुसंधान और उद्भेदन हेतु। तो उसी क्रम में अनुसंधान के क्रम में जो है 2 तारीख को कल के दिन अब्दुल रमजान जो बुरहा तरहसी का रहने वाला है, उसका अरेस्टिंग हरिहरगंज थाना के पुलिस द्वारा किया गया था। और उसके स्वीकारोक्ति बयान में ये बात सामने आया है कि जो मृतक है उसके पड़ोसी के साथ ज़मीन विवाद था, जो खुद इस केस में अभियुक्त है मोहम्मद इरफान अंसारी। और मोहम्मद इरफान अंसारी जो है 1.5 लाख रुपये में अपने जो दोस्त मोहम्मद सैफुल्ला जो औरंगाबाद का रहने वाला है और जो अभी अरेस्टेड आदमी जो है अब्दुल रमजान, 1.5 लाख में बात हुआ था और 50,000 रुपया जो है इस मर्डर को पारित करने में जो है एडवांस में दिया था। और ये तीनों मिलके जो है ज़मीन विवाद के कारण जसमुद्दीन अंसारी का जो है हत्या किया था। इसके स्वीकारोक्ति बयान के बेसिस पे जो है हत्या में प्रयुक्त कटार या दाबी जो है बरामद हुआ है, जिससे जसमुद्दीन अंसारी का हत्या किया गया था। और साथ में जो है जसमुद्दीन अंसारी का कपड़ा का टुकड़ा जिसमें खून लगा हुआ है वो भी बरामद हुआ है। और साथ में एक मोबाइल बरामद हुआ है जो हत्या के समय पे अभियुक्त द्वारा यूज़ किया गया। गुमला के सदर अस्पताल में अवस्थित ब्लड बैंक को बंद कर दिया गया। चाईबासा के ब्लड बैंक में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। राज्य भर में ब्लड बैंकों की जांच के क्रम में गुमला सहित 9 जिलों के ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के संचालित पाए गए। इसी क्रम में गुमला सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक को सिविल सर्जन के आदेश पर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इससे थैलेसीमिया सहित अन्य गंभीर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ज़रूरतमंद लोग ब्लड बैंक के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें ब्लड नहीं मिल पा रहा है। वहीं गुमला के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार गुमला ब्लड बैंक को तत्काल बंद किया गया है। लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया गया है। जैसे ही लाइसेंस प्राप्त होगा ब्लड बैंक का संचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल मरीज रांची रिम्स से संपर्क कर ब्लड की व्यवस्था कर सकते हैं। सदर अस्पताल ब्लड बैंक के पास हम आए हुए हैं और दिवाली के दिन हम माँ को लेकर आए हुए थे, मेरी माँ को, और ब्लड का बहुत ही ज़्यादा कमी मेरी माँ के शरीर में था। और आधा ब्लड चढ़ने के बाद में अभी अचानक से ब्लड बैंक में बोल दिया गया कि यहाँ पे ब्लड अभी नहीं मिलेगा और ऊपर से आदेश से ब्लड बैंक अभी बंद कर दिया गया है। अब स्थिति ऐसा है कि मेरे माँ का ना तो सही से इलाज हो पाया है ना उसको हम घर ले सकते हैं। और इस परिस्थिति में हम अपना माँ को हॉस्पिटल में रखें कि घर लेकर जाए हमको सोचना पड़ जाएगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे ब्लड के नाम पे जब भी हम आते हैं मांगने के लिए तो केवल इतना ही बोल दिया जाता है कि जब तक आदेश नहीं आएगा हम लोग ब्लड नहीं दे सकते। और इसी तरह से अगर होते रहेगा तब तो हमको बहुत दिक्कत हो जाएगा। केवल हमको बस दिक्कत नहीं है, यहाँ जितना भी पेशेंट हम देख रहे हैं बहुत लोगों को ब्लड का आवश्यकता है और जिसको भी आवश्यकता है ब्लड का, अब वो सभी लोग ब्लड के लिए यहाँ पे ब्लड बैंक के पास में चक्कर लगा रहे हैं। उसमें से हमको भी इसी तरह का चक्कर लगाना पड़ रहा है और इंतज़ार करते करते आज इतना समय हो जा रहा है कि फिर जो पेशेंट को ठीक ठाक था उसका कंडीशन फिर ख़राब हो जा रहा है।
मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि गुमला में अभी जो हम लोगों का ब्लड सेंटर जो चल रहा था उसकी अनुज्ञप्ति अभी हमारी लंबित है। जो हमारे तरफ से कोई भी कार्रवाई उसमें अब बाधित नहीं है। हम लोगों ने सारा उसका प्रोसेस जो है वो कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आती है, उसके बाद उसकी अनुज्ञप्ति इंस्पेक्शन करके उसके रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञप्ति जारी करती है। हम लोगों ने अभी वर्तमान समय में जो सरकार का निर्देश था कि हम लोगों को उसको एक विस्तृत जांच करना है, हम लोगों ने जांच करके उसका रिपोर्ट भी सरकार को भेज दिया है। अभी हम लोगों को जो निर्देश था कि चूँकि अनुज्ञप्ति हमारे पास नहीं है तो इसलिए टेस्टिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ब्लड सेंटर के रूप में उसका संचालन नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने वही किया जो निर्देश था, निर्देशानुसार हम लोगों ने जो सेंटर है उसको अभी बंद किया है। अभी हम लोग फ़िलहाल हम लोगों को फिर अप्लाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम लोग ब्लड स्टोरेज यूनिट के रूप में इसको डेवलप करें, लेकिन उसके लिए एक विहित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अधीन सबसे पहले हमको एक कोई मदर ब्लड सेंटर बनाना पड़ता है। तो मुझे आज ही निदेशालय से सूचना मिली है कि मुझे रिम्स को बनाया गया है उसका मदर इंस्टीट्यूशन। रिम्स में हम लोगों ने जो संबंधित जितना भी पत्राचार है वो कर दिया है, और वहाँ से जैसे ही मुझे उनका परमिशन मिल जाएगा तो मैं फ्रेश एक एप्लीकेशन ड्रग जो डायरेक्टर हैं उनको भेज दूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज देर शाम तक या फिर कल सुबह तक ये सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। तब हम लोग ब्लड जो स्टोरेज यूनिट है वो हम लोग चला पाएंगे, तो फिर स्थिति पूर्ववत हो जाएगी। क्योंकि अभी चूँकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास BSU है, ना हमारे पास ब्लड सेंटर के नाम से हम अस्पताल चला रहे हैं। तो कुछ भी हम करेंगे, किसी को ब्लड अगर मान लीजिए देते हैं लेते हैं तो वो नियम के विरुद्ध हो जाएगा, तो वो हम नहीं करेंगे। हम आपके माध्यम से क्षमा मांगते हैं सब लोगों से, खास करके गुमला वासी या फिर गुमला में और भी जो ब्लड बैंक पर आश्रित हैं कि इस समय थोड़ा सा हमको समय दें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ निपटारा किया जा सके, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ब्लड नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन इसके संबंध में ये बोलना चाहता हूँ कि किसी को ज़रूरत है तो वो लोग अपनी अतियाचना ब्लड के लिए वो हमारा जो रिम्स है वहाँ से वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। खून की कोई कमी नहीं है, खून उपलब्ध है। जामताड़ा जिले में एक सड़क दुर्घटना में एक मासूम की मौत से लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। जामताड़ा जिले के नाला क्षेत्र के आसनजोड़ी के पास एक सड़क दुर्घटना में रविवार को एक मासूम की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि कुंडहित थाना क्षेत्र के सुलुंगा निवासी दयामय मंडल अपनी पत्नी, बेटा और बेटी के साथ बाइक में सवार होकर अपने ससुराल किष्टोपुर डाबर से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान आसनजोड़ी गांव के पास एक साइकिल सवार को बचाने के क्रम में ये लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने चारों घायलों को नाला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पत्नी और पति को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। वहीं 1.5 वर्षीय बच्चे निताई मंडल की मौत इलाज के दौरान हो गई। इसके बाद ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोग अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए और चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। सूचना मिलने पर जामताड़ा सिविल सर्जन पहुंचे और डॉक्टर को तत्काल निलंबित करने की बात कर मामला को शांत कराया। हुई है, एक बच्चे की मौत हुई है और डॉक्टर और यहाँ के स्टाफ के कारण, लापरवाही के कारण हुई है, और उसके चलते आज हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। और वैसे कर्मचारी जिन्होंने शिथिलता बरता है, काम नहीं किया है, जिसके काम नहीं करने के कारण, विलंब के कारण बच्चे की मौत हुई है, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम किया है। सिविल सर्जन आए हैं और सिविल सर्जन ने भी कहा है कि जो कर्मचारी दोषी है उस पर निलंबित किया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा और बच्चे को जो उचित मुआवजा है वो निश्चित रूप से मिलेगा। और यहाँ के अंचलाधिकारी, बीडीओ और थाना के पदाधिकारी लोग, सब लोग थे, सब इसमें साथ थे और सबने कहा है कि आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए सभी ने दुख व्यक्त किया है। और सभी लोग
बच्चे के पक्ष में है और बच्चे को जो भी सहयोग हो सकता है किया जाएगा। आए दिन पूरे जिले में, मैं तो बोलूँगा पूरे प्रदेश में, जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग लचर व्यवस्था होती जा रही है, जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग की दुर्गति होती जा रही है, और जामताड़ा जिले में जिस जिले से खुद स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, उस जिले में अगर स्वास्थ्य का ये स्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें चुपचाप नहीं बैठेगी। और आज हमारे नेता, हमारे लोग और यहाँ आम जनता भी आज इस अस्पताल में इसलिए खड़े हैं कि एक मासूम लड़के की जान एक्सीडेंट में चली गई और वो जिंदा था जब अस्पताल में आया गया, लेकिन अस्पताल में लाया गया, उसके बाद उसकी इलाज सही से नहीं हो पाई, उसके कारण उसकी मौत हो गई। और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ भी आएंगे और बचाव करेंगे अपने विभाग का। इसी तरह नारायणपुर में एक बच्चे की मौत हो गई और जिस बच्चे की मौत हो गई उसके पिता के ऊपर केस कर दिया जाता है ये विभाग। और जब यहाँ अस्पताल में आज लापरवाही डॉक्टर की हो रही है तो उसको बचाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन जनता के दबाव में अभी सीएस साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। और अगर कुछ दिनों में अगर निलंबन का लेटर नहीं निकलता है, फिर से यही जगह रहेगी और यही लोग रहेंगे और इससे ज़्यादा संख्या में लोग आकर यहाँ पे धरना देने बैठ जाएंगे और सीएस साहब को इसको जवाब देना पड़ेगा। और कल हम लोग जाकर इसका देखेंगे, जामताड़ा में भी इसके लिए हम धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठ रहे हैं। आज झारखंड उच्च न्यायालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय एवं थैलेसीमिया सोसाइटी के साथ सदर अस्पताल व एडवोकेट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान एवं सभी न्यायमूर्ति गणों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर रक्तदान करने के लिए बड़ी संख्या में अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ साथ पुलिस के जवान भी उपस्थित थे। इस दौरान रक्तदान करने एवं उपस्थित स्वैच्छिक रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायमूर्ति गणों की धर्मपत्नियों ने भी रक्तदान किया। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।